हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उपन्यास के अंतर्गत हमारे समक्ष यहाँ पर टॉपिक आया है कि हिंदी उपन्यास के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए, या कह सकते हो इसे हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण कीजिए, या ये भी कह सकते हो उपन्यास के वर्गीकरण पर अपने विचार को प्रस्तुत करें। तो कहते हैं क्वेश्चन कई हैं, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा कि उपन्यास के वर्गीकरण हम कैसे करें। देखा जाए तो आधुनिक युग में उपन्यास साहित्य के बहुविधि विकास हुआ है। आधुनिक युग में उपन्यास के साहित्य का देखा जाए तो बहुत विकास हुआ है और इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत भी है और मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का चित्रण इसमें होता है। अंततः उपन्यास साहित्य का कोई भी वर्गीकरण अधूरा ही रहेगा। फिर भी विविध दृष्टियों से इसके भेदों पर भेद किए जा सकते हैं और मुख्य रूप से इस प्रकार को जो है 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। देखा जाए तो उपन्यास को हम 3 रूपों में वर्गीकृत करेंगे। पहला होगा कथा शैली के दृष्टि से, दूसरा होगा कथानक की दृष्टि से और तीसरा होगा विषय की दृष्टि से। तो देखा जाए तो ये मुख्य रूप से हमने जो है उपन्यास को वर्गीकृत कर दिया 3 रूपों में। अब इसके तीनों रूप का जानना और समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला आता है कथा शैली की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कथा के शैली की दृष्टि से उपन्यास के 5 शैली कौन कौन सी हैं। पहला शैली आता है वर्णनात्मक, दूसरा आता है आत्मकथात्मक, तीसरा होता है नाटकीय, चौथा होता है पात्रात्मक और 5वां होता है डायरी शैली। ये कहीं ना कहीं जो हमने तत्व में किया था शैली उसी का ही रूप है। तो जिन बच्चों ने तत्व देखे हैं उपन्यास के तत्व, उनके लिए वीडियो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं उसकी ही बातों यानी शैलियों को ही यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक वर्गीकृत कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम यही आता है वर्णनात्मक, यानी जो वर्णन करने योग्य हो। ऐसे उपन्यास जो दर्शक शैली में लिखे जाते हैं, अर्थात उपन्यासकार एक तटस्थ दर्शक के रूप में कहानी कहना चाहता है, वर्णनात्मक उपन्यास कहलाता है। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के उदय से पूर्व अधिकांश उपन्यास इसी शैली में लिखे जाते थे और आज भी लिखे जा रहे हैं। उपन्यास प्रसाद के सभी उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखे गए हैं। प्रेमचंद और प्रसाद जी हमेशा जो अपनी कथाएं लिखी है, उपन्यास लिखी है, सब के सब वर्णनात्मक शैली में है। आप मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास भी पढ़े होंगे, बहुत से हैं इसमें। गोदान भी है, 2 कहू बैल का कहानी भी है, कहते बहुत से हैं और ये सारे के सारे उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। तो आप दिमाग में रख सकते हो कि प्रेमचंद और प्रसाद जी का जितने भी उपन्यास है वो वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है कथात्मक तक, यानी आत्मकथात्मक। आत्मकथात्मक मतलब खुद की अपनी जीवन की शेर कहानी, यानी ऐसे उपन्यासों में कथा का नायक या कोई अन्य पात्र आत्मकथा के रूप में प्रथम पुरुष में आप बीती कहना चाहता है, यानी हम अपने आप बीती सुनाते हैं तो उसे आत्मकथा कहती हैं। और ऐसे उपन्यास में लेखक अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह सकता, वो सिर्फ उस पात्र के आत्मकथा बताएगा। उसे जो कुछ कहना होता है अपने पात्र के माध्यम से ही कह सकता है, जिसमें जयेंद्र कुमार कृत सुखदा तथा
इलाचंद्र जोशी कृत जहाज का पंछी और सन्यासी तथा अगय जी का शेख एक जीवनी ऐसे उपन्यास की एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो आत्मकथा शैलियों में ये सारी जो है लिखी गई है। तो आप समझ गए होंगे कि आत्मकथा शैली जो स्वयं के बारे में हो, पात्र अपने बारे में सुना रहे हो, यानी जो है प्रथम पुरुष अपनी आप बीती सुना रहे हो। अगर लेखक को कुछ कहना होता है तो वो पात्र के माध्यम से कहता है, वो स्वयं नहीं कहता, पात्र के माध्यम से कहता है। तो इसे हम आत्मकथा शैली कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कौन सी शैली है। उसके पश्चात आता है नाटकीय। देखा जाए तो नाटकीय ऐसे उपन्यास में कथनात्मक को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसमें नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपने नौटंकी भी देखे होंगे। संवादों की प्रधानता इसमें होती है और दृश्य घटना, हाव भाव और अभिव्यक्तता आदि अधिक प्रभावी होती हैं। यानी आपने देखा हो कहीं नाटक, वहाँ पर पीछे पर्दा भी लगाई जाती है जो दृश्य को दिखाने के लिए घटना भी होती है। तो इस तरह के घटनाओं को हम नाटकीय रूप देते हैं, तो इसे हम नाटकीय शैली देख सकते हैं। यानी ये उपन्यास का पहला शैली है कथा शैली की दृष्टि से। उसके बाद देखा जाए तो पात्रात्मक। पात्रात्मक ऐसे उपन्यास में देखा जाए तो कथनाक का उद्घाटन और उसके पात्रों की चरित्र अभिव्यक्ति आदि सब कुछ पात्रों के एक दूसरे के लिखे गए पात्रों के माध्यम से होता है। इसमें पांडे वेचन शर्मा उग्रकृत चंद हसीनों के सतखतूत इस शैली में लिखी गई उत्तम उपन्यास है। तो पात्रात्मक उपन्यास जो है आप समझ गए हो एग्जाम्पल कि पांडे वेचन शर्मा द्वारा लिखित चंद हसीनों के खतूत जो है पात्रात्मक उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। उसके पश्चात आता है डायरी शैली। कहते हैं डायरी शैली भी एक महत्वपूर्ण है। ऐसे उपन्यास में एक या अधिक पात्रों को डायरियों से ही कथा का विकास होता है और हिंदी में ऐसे उपन्यास बहुत कम मिलती हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि कई फिल्म है जो डायरी शैली पे बनाई गई है। इवन कि आप देख सकते हो कि डायरी ऑफ यंग गर्ल जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो लिखी गई बाद में इतनी फेमस हुई। उसके पश्चात अगर आप डायरी शैली में देखोगे तो हिंदी फिल्म गजनी जो फिल्म बनाई गई थी वो भी डायरी शैली में थी। चांगो चाली भी जो थी वो भी डायरी शैली में लिखी गई थी। तो ऐसे बहुत से फिल्म भी हैं जो यहाँ पर उपन्यास के रूप में डायरी शैली में थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कथानक की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण, जो हमारा दूसरा रूप है। कथा नायक की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण। कहते कथानायक की दृष्टि से उपन्यास के दो भेद किए जा सकते हैं। एक घटना प्रधान उपन्यास जो घटना पर आधारित हो, और दूसरा जो है चरित्र प्रधान उपन्यास। यानी इसमें दो शैलियों को महत्व दिया गया है। एक दिया गया है घटना प्रधान उपन्यास और एक दिया गया है चरित्र प्रधान उपन्यास। तो घटना प्रधान उपन्यास इस तरह के उपन्यास जो होते हैं, उपन्यासों में लेखक का ध्यान कथा वस्तु के संगठन की ओर अधिक होती है। यानी कथा वस्तु को कैसे हम संगठित कर सकें इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है, और पात्रों के चरित्रक विकास की ओर कम, कि पात्र का क्या चरित्र रहेगा इस बात पे यहाँ पर जोर नहीं दिया जाता है। और ऐसे उपन्यास का मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना होता है। जैसे कोई भी आप कॉमेडी फिल्म देख सकते हो जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि पाठकों को हम किस प्रकार से मनोरंजन करें, और ये मनोरंजन करने के लिए हर एक सुविधा हर एक चीज़ों का उपयोग करते हैं। किंतु कभी कभी उपन्यासकार किसी सामाजिक या राजनीतिक समस्या के लिए भी कथा वस्तु का संगठन करता है और उसके अनुरूप ही पात्रों को चरित्र के रूप में आकार देता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से टीवी पे प्रोग्राम चलता है, सॉरी, ऐसे छोटे छोटे कार्टून के रूप में दिखाते हैं जो पात्र हंसाते भी हैं लेकिन बहुत कुछ कह के चले भी जाते हैं। ये कार्टून के रूप में होते हैं लेकिन ये हमें बहुत कुछ बता देते हैं, हंसाते भी हैं तो बताते भी हैं।
हिंदी के आरंभिक उपन्यास घटना प्रधान ही थे। बाबू देवकी चंद खत्री और गोपाल राम गहमरी के उपन्यास ऐसे ही हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि बाबू देवकी नंद खत्री और गोपाल राम गहमरी, इनके उपन्यास इसी रूप में लिखे गए हैं। उसके पश्चात आता है चरित्र प्रधान उपन्यास। देखा जाए तो चरित्र प्रधान उपन्यास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे उपन्यास में लेखक का अधिकतर ध्यान पात्रों की चरित्र विशेषताओं का उद्घाटन करने की ओर ही होता है, यानी पात्रों के चरित्र की विशेषताओं पर इसमें ध्यान दिया जाता है और सभी घटना पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमता है अथवा उनसे जुड़ी होती है। उपन्यासकार कथा वस्तु के शिथिल होने की परवाह नहीं करता है और सामाजिक उपन्यासों में प्रायः चरित्र की ही प्रधानता रहती है। प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला, रंगभूमि, गोदान आदि, यशपाल कृत दिव्य और जैन कुमार कृत सुनीता आदि उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास है जो चरित्र पर आधारित है। तो ऐसे उपन्यास जो है चरित्र प्रधान उपन्यास के अंतर्गत आता है और ये कथना की दृष्टि से उपन्यास के वर्गीकरण के रूप में है। देखा जाए तो यहाँ पर आया है विषय वस्तु के दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण। विषय वस्तु के दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण कहते विषय वस्तु की दृष्टि से उपन्यास को बहुत से भेद किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें यह देखना पड़ता है कि उपन्यास की कथा वस्तु किस तरह की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास की कथा वस्तु होती है और इस पे ही सारे चीज़ें जो है आश्रित होती है। जिस प्रकार की कथा वस्तु होगी उसी प्रकार के उपन्यास भी होंगे, क्योंकि कथा वस्तु ही कहते हैं एक महत्वपूर्ण जो है तत्व हो सकते हैं। और इस दृष्टि से उपन्यास के लिए निम्नलिखित प्रकार देखने को मिलता है। देखिए, उपन्यास को विषय वस्तु होना जरूरी है और सब प्रथम यहाँ पर है तिलस्मी, यारी, जासूसी उपन्यास। ऐसे आपने उपन्यास देखे होंगे जो तिलस्मी होती है, जादू से भरी होती है। यारी भी देखे होंगे, जासूसी भी देखे होंगे। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास इसी प्रकार के थे। ऐसे उपन्यास में कौतूहलवर्धक घटनाओं का बहुमूल्य होता था। चरित्र विकास की ओर उपन्यास का ध्यान नहीं होता था कि चरित्र किसका कैसा होगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है कि हिंदी में तिलस्मी और जो है यारी उपन्यास में देवकी नंद खत्री का चंद्रकांता पहले एक सीरियल होता था जो बहुत चलता था और ये तिलस्मी उपन्यास थी और चंद्रकांता स्थित बहुत चर्चित उपन्यास में से एक माना जाता है। और जासूसी उपन्यास में देखें तो बाबू गोपाल राय गहमरी के उपन्यास लिखे जा सकते हैं। जासूसी उपन्यास में बाबू गोपाल राम ने बहुत से उपन्यास लिखे और देखा जाए तो साहित्यिक दृष्टि से इस प्रकार के उपन्यास का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन आज भी रेलवे और बस स्टैंड के बुक स्टॉल पर हजारों की संख्या में जासूस उपन्यास देखने को मिलते हैं, किंतु कोई भी अन्य साहित्य में स्थान नहीं देता है। कहते हैं ये इस तरह के उपन्यास हमेशा मनोरंजन करते हैं और हमें काफ़ी रोमांचित करती है, लेकिन देखा जाए तो कोई उपन्यासकार इस पर ध्यान नहीं देता है। कहते हैं तिलस्मी उपन्यास जिसमें चंद्रकांता की कहानी दिखाई जाती थी, हर जगह एक तिलस्म को दिखाया जाता था। और आप देखते ही होंगे कहीं भी अगर आप चले जाओ तो हर जगह इस तरह के पत्रिकाएं आपको मिल जाती है जो इस तरह के उपन्यास से भरे पड़े होती हैं। और आज बहुत से जो है कहते हैं उपन्यास छपती है जो काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक उपन्यास। चलिए देखते हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास तो कहते हैं सामाजिक उपन्यास ऐसे उपन्यास का केंद्र समाज होता है, यानी सामाजिक उपन्यास का केंद्र जो होता है समाज होता है और समाज में व्याप्त समस्याओं पर इस उपन्यास की कथा वस्तु की रचना होती है। यानी जो समाज में
समस्याएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक उपन्यास की रचना होती है। और ये समस्या आर्थिक स्तर पर, संवेदना के स्तर पर और आस्था विश्वास के स्तर पर और सोच विचार के स्तर पर समाज को किस हद तक प्रभावित करती है, ये बात महत्वपूर्ण होती है। और इसे लक्षित करना भी उपन्यासकार का मेन उद्देश्य होता है। किसको लक्ष्य देना, समाज की घटनाओं को प्रस्तुत करना उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके लिए उपन्यासकार समाज के परिवेश और उसमें जन्मी घटनाओं और उन घटनाओं से जुड़े पात्रों का चयन करके विशिष्ट समाज स्तर पर अपनी कथा वस्तु का निर्माण करते हैं। और ये समाज के समस्याओं के अंतर्गत उपन्यास लिखी जाती है। सामाजिक उपन्यास समकालीन जीवन का समाज सदृश दस्तावेज होते हैं। इसमें प्रेमचंद के सभी उपन्यास सामाजिक उपन्यासों की कोटि में आते हैं। प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे थे वो सारे के सारे सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं के ऊपर थी। हिंदी में सबसे अधिक उपन्यास इसी प्रकार के लिखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि नमक का दरोगा भी कहीं ना कहीं समाज में हो रहे उतार चढ़ाव को प्रेमचंद जी ने दर्शाए थे। और उसी प्रकार दो बैलों की कहानी भी। तो देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास लिखे गए थे वो सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और समाज के कष्टों को जो है बताते हुए उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे थे। उसके पश्चात आता है ऐतिहासिक उपन्यास। चलिए देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। देखा जाए तो ऐतिहासिक उपन्यास का अपना एक स्थान है और ये इतिहास से संबंधित होती है। इस प्रकार के उपन्यास में इतिहास के किसी खंड के विशेष अथवा घटनाक्रम को कथा वस्तु के रूप में चुना जाता है। ये उपन्यास जो होती है वो ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है और उसी को जो है कथा वस्तु के रूप दे के जो है श्रोता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं इसमें श्रोतागण का महत्वपूर्ण स्थान होता है इस उपन्यास से जो है ज्ञान अर्जित करने का। जिन घटनाओं को इतिहासकार महत्वहीन समझकर मात्र स्पर्श ही करता है। देखा जाए तो ऐतिहासिक जो उपन्यास होती है बहुत से लेखकों ने उसको महत्वहीन समझा है। उपन्यासकार उन घटनाओं को भीतर झांक कर उसमें संचलित मानवीय वेदनाओं को पकड़ता है कि आखिर उसमें कौन सी मानवीय वेदना उत्पन्न हुई है और उनके इतिहास की दृष्टि से नहीं जीवन की दृष्टि से देखता है। कहते हैं कोई भी उपन्यास हो, कोई भी कहानी हो, उसको हमें इतिहास की दृष्टि से नहीं देखना पड़ेगा, उसको जीवन की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि इसमें जीवन के लिए क्या हम संदेश दे सकते हैं। ऐसे उपन्यास में उपन्यासकार ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़े बिना अपनी कल्पना के सहारे जीवन की अपेक्षा प्रस्तुत करती है। यानी देखा जाए तो उपन्यासकार ऐतिहासिक उपन्यासों को तोड़ते नहीं हैं, उसी कहानी को और उसी इतिहास को अपनी कुछ कल्पनाएं देकर उसको एक विस्तृत रूप देते हैं। और कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार एक प्रकार के से इतिहास के साहित्यिक व्याख्या करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले वृंदावन लाल वर्मा, मुनानीगढ़, कुंडार, विराट की पद्मिनी। कहते हैं विराट की पद्मिनी भी ऐतिहासिक उपन्यास है। और आप सोचते होंगे कि विराट की पद्मिनी उपन्यास क्या है, तो मैंने इस पे विराट की पद्मिनी के उपन्यास के हर एक पार्ट पे मैंने जो है वीडियो डाली है और ये सबसे हिट वीडियो है, यानी काफ़ी लोगों में प्रचलित भी है। जो यूट्यूब पे अगर आप जो है पॉपुलर वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर विराट की पद्मिनी उपन्यास भी आपको जो है मेरे चैनल पे नज़र आएगा। कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विराट की पद्मिनी उपन्यास थी जो ऐतिहासिक थी। उसके बाद झांसी की रानी जो काफ़ी फेमस है, झांसी की रानी जो आपके अभी सिलेबस में है, तो ये भी एक उपन्यास का है जो ऐतिहासिक है। तथा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगर बधू, ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो है
उपन्यास है और सोमनाथ भी इसमें आता है। यहाँ तक राहु संस्कृत्यन, सी सेनापति और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बाण्य भट्ट की आत्मकथा, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है। कहते हैं इसमें सभी में जो प्रतिष्ठा हासिल किया है और इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। अब चलिए देखते हैं राजनीतिक उपन्यास किस चीज़ की ओर अंकित करता है। उसके पश्चात आता है राजनीतिक उपन्यास। कहते हैं देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन जब जोर पकड़ने लगा तो हिंदी उपन्यासकारों ने इस आंदोलन में अपना योगदान अपनी कलम से दिया। कहते हैं हम लेखकों को जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भूल नहीं सकते, वो बेशकली आंदोलन में नहीं कूदे, लेकिन उन्होंने अपनी कलम से जो है एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिख के लोगों में जागरूकता फैलाई। इसे हम राजनीतिक उपन्यासकार कह सकते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में राजनीतिक घटनाओं या आंदोलन की झांकी प्रस्तुत की जाती है और उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य पाठकों में राजनीतिक चेतना को जागरूक करना होता है। क्योंकि देखा जाए तो पुराने समय में आपने देखा ही होगा कि अपने विचारों जो है वो लोग एक कागज़ में छपवाते थे और रातों रात सभी के घर के द्वार में रखते थे, जिससे वो लोग जो है जागृत हो सके, उनमें चेतना जाग सके। ठाकुर विश्वनाथ सिंह कृत जागरण, ठाकुर विश्वनाथ कृत जागरण और राम वृक्ष बनेरपुरी कृत पतितों के देश में, यशपाल कृत दादा कमरेड, कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो राजनीतिक उपन्यास से संबंधित है। देखा जाए तो राजनीतिक उपन्यास लिखने वालों में नागार्जुन, सेठ गोविंद दास और गुरुदत्त और यज्ञदंत्र के नाम भी काफ़ी उल्लेखनीय यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे के सारे राजनीतिक उपन्यासकार थे जो देश में आज़ादी के जो है नींव डालने में इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आंचलिक उपन्यास। अब आंचलिक उपन्यास क्या है? देखा जाए तो ऐसे उपन्यास में चंचल विषय के जनजीवन को स्वर्ग बनाता है, यानी चंचलता होती है। चंचलिक उपन्यास का मतलब होता है चंचल विषय को हम इसमें रखते हैं जिसमें समूचा चित्र प्रस्तुत किया जाता है। और देखा जाए तो चंचल आज एक पारिभाषिक शब्द बन गया है जिसका ये अर्थ निकाला जा सकता है कि पिछड़ा हुआ, आधुनिक सभ्यता से दूर क्षेत्र, और इन क्षेत्र में रहने वाले लोग अंधविश्वास और जज रूढ़िवादी और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। यानी ये लोग जो होते हैं अंधविश्वास में डूबे हुए होते हैं, जज रूढ़ियाँ होती है और आर्थिक रूप से पिछड़ापन का शिकार होते हैं, और वो जीवन जीते नहीं है बल्कि ढोते हैं। कहते हैं जीवन वही जीते हैं जो जीवन को जीना सीखते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन को जीते नहीं हैं, अपने जीवन को ढोते हैं। आंचलिक उपन्यास इसी जीवन की रूपांतरित करता है और भाषा की दृष्टि से भी ऐसे उपन्यास में कुछ विशेष आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन आदि का वर्णन तथा वहाँ के लोगों के भोलेपन और अत्यंत कष्टप्रद जीवन के जुड़ी घटनाओं को जो है कथा वस्तु में स्थान दिया जाता है। यानी देखा जाए तो अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन आदि का वर्णन इसमें भली भांति मिलता है और वहाँ के लोगों के भोलेपन और अत्यंत कष्टप्रद जीवन के जुड़ी हर एक कथा वस्तु को स्थान दिया जाता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने भीमा फिल्म देखा होगा, जो साउथ फिल्म है, उसमें भी कुछ इसी तरह की घटनाओं को जो है परिदृश्यता की गई है। उसमें भी जो है जीवन को ढोने के समान बताया गया है। कहते हैं उसमें आदिवासियों का जीवन का विस्तृत वर्णन है। हिंदी उपन्यास में कनिष्वरनाथ रेणु और मैल आंचल का इस प्रकार का पहला उपन्यास माना गया है। यानी फणीश्वरनाथ ने रेणु का मैला आंचल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और हिंदी कुछ उल्लेखनीय आंचलिक उपन्यास है देवेंद्र
सारथी कृत, ब्रह्मपुत्र और हंसशंकर दृष्ट कृत, सागर लहरे और मनुष्य। और देखा जाए तो नागा अर्जुन कृत, बाबा बटोसर नाथ, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और देखा जाए तो ऐसे बहुत से उपन्यास हैं जो चंचलता उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ मानी जाती है। और उसके पश्चात हमारे समक्ष है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। चलिए देखते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या है। देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास इस प्रकार के उपन्यास में मानव मनोविज्ञान की विविध जटिलता का चित्रण करता है। मनुष्य कब क्या और क्यों करता है, किसी घटना विशेष में पकड़कर अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी घटना विषय में जो उसको पकड़कर अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। और इसका चित्रण मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ही कर सकते हैं। साथ ही वह मनुष्य के चेतन और अचेतन मन का सूक्ष्म अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में पात्रों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास में पात्रों को मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का इसमें आकलन किया जाता है। और हिंदी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों पर फैरस, एटलर और युग आदि वचनवाद और भाववाद का अधिक प्रभाव देखने को मिल जाता है। जनिन कुमार, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क और यशपाल आदि उपन्यासों में फ्रांट का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। और देखा जाए तो हिंदी में मनोविज्ञान के अन्य पक्षों में संबंधित जो उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, जिसमें मोहन, राकेश, अगय, मनु भंडारी के उपन्यास इसी कोटि की है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास को चित्रित करती है। देखा जाए तो उद्देश्य की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण काफ़ी महत्व रखता है। और कुछ विद्वान उपन्यास के उद्देश्य की दृष्टि से भी वर्गीकरण करते हैं। ऐसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। कुछ विद्वान ने जो है उपन्यास के उद्देश्य की दृष्टि से भी वर्गीकरण किया है। और इस प्रकार के उपन्यास को उपन्यासकार किसी न किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर उपन्यास लिखते हैं। कहते हैं उपन्यास जब भी लिखी जाती है तो कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है उपन्यास लिखने का। और ऐसे उपन्यास को हमने यहाँ पर 5 भागों में वर्गीकृत किया है। यानी उद्देश्य की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण जो है 5 भागों में हुआ है। पहला भाग ये बताता है कि संस्कृति उपन्यास। संस्कृति उपन्यास ऐसे उपन्यास में किसी युग विशेष में किसी देश या जाति की संस्कृति के तत्व और विशेषताओं का वर्णन रहता है। यानी आप समझ सकते हो कि संस्कृति उपन्यास में ऐसे उपन्यास रखा गया है जिसमें किसी देश या जाति की संस्कृति के तत्व और विशेषताओं का वर्णन रहता है। और ऐसे उपन्यासों में विशेष वस्तु की पृष्ठभूमि इतिहास की होती है। यानी ऐसे उपन्यास में विषय वस्तु की पृष्ठभूमि जो होता है इतिहास की होती है। हिंदी साहित्य में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधु ऐसा ही एक उपन्यास है जो संस्कृति उपन्यास है, जो संस्कृति पर आश्रित है। उसके पश्चात देखें तो नैतिक उपन्यास। नैतिक उपन्यास का भी अपना एक स्थान है। कहते हैं ऐसे उपन्यास में देश काल से निरपेक्ष नैतिक मूल्य की प्रतिष्ठा होती है और इसमें सदाचार के सशक्त नियमों पर प्रतिपादन होता है। यानी देखा जाए तो नैतिकता का मतलब यही होता है कि आप नियमों में बंधे हुए हो, जहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन का पालन किया जाता है, वो नैतिक उपन्यास होती है। उपन्यासकार का उद्देश्य उपदेश देना प्रदान करना होता है। यानी देखा जाए तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उपन्यासकार का उद्देश्य उपदेश प्रदान करना होता है। यानी इसके अंतर्गत वो नैतिक उपन्यास के अंतर्गत लोगों में उपदेश देता है और इसी उपदेश पर लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए
तो भारतेंद्र काल में ऐसे अनेक उपन्यास लिखे गए जिसमें राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू तथा किशोरी लाल गोस्वामी कृत त्रिवेणी व सौभाग्यश्री इसी कोटि के उपन्यास है। और देखा जाए गुरुदत्त के बहुत से उपन्यास नैतिक उपन्यास कहे जा सकते हैं, जिन्होंने नैतिकता पर अपनी सारी उपन्यास लिखी है। उसके पश्चात है जागरण सुधार मूलक उपन्यास। चलिए देखते हैं। तो जागरण सुधार मूलक उपन्यास ऐसे उपन्यास सामाजिक अथवा राष्ट्रीय जागृति से संबंधित होते हैं। यानी देखा जाए तो जागरण का मतलब होता है समाज को जगाना या राष्ट्र को जगाना। तो जनरल सी बात है, ये सामाजिक या राष्ट्र को जागृत करने के लिए, जगाने के संबंधित होंगे। और ऐसे उपन्यास देश का सापेक्ष होते हैं और उनका उद्देश्य नवीन चेतनाओं के उदय और विकास में सहायता करना भी होता है। और देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण यहाँ बात आती है कि इसमें उद्भव और विकास में सहायता करते हैं किसी देश की। और इस उपन्यास के अंतर्गत ठाकुर विश्वनाथ सिंह कृत जागरण में पाठकों को खादी पहनने की प्रेरणा दी गई थी, यानी लोगों को जगाया गया था। जागरण में खादी के कपड़े पहनने को प्रेरित की गई थी। उसी प्रकार प्रेमचंद के कर्मभूमि रंगभूमि उपन्यास को भी हम इसी कोटि में रख सकते हैं कि कर्मभूमि जो है, इसमें प्रेमचंद ने लोगों की जागरण किया था, जगाया था अपने कर्म के लिए, और इसे कर्म की जो है उपन्यास का नाम दिया गया। उसके पश्चात आता है प्राकृतिकवाद उपन्यास। देखा जाए तो प्राकृतिकवाद उपन्यास ऐसे उपन्यास में विषय वस्तु का संबंध मनुष्य के प्राकृतिक व्यापार से होता है। देखा जाए तो प्राकृतिकवाद उपन्यास ऐसे उपन्यास में विषय वस्तु का संबंध मनुष्य के प्राकृतिक व्यापारों से होता है। और ऐसे उपन्यास अति यथार्थ की भूमि पर आधारित होते हैं, यानी इसमें यथार्थवाद देखने को मिलते हैं। दिल्ली का दलाल, वेश्या पुत्र, और देखा जाए तो दुराचार के अड्डे आदि ऐसी कोटि के उपन्यास है जो प्राकृतिकवाद उपन्यास पे आश्रित है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है हास्य रस प्रधान उपन्यास। और हास्य रस तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें हंसी की बात कही गई हो। तो ऐसे उपन्यास को हल्के फुल्के व्यंग और कटाक्षों के माध्यम से हास्य उत्पन्न किया जाता है और इसमें हंसी आती है। इसके शब्द सुन के जो है हंसी आती है, क्योंकि इसमें हल्के फुल्के व्यंग होते हैं और कटाक्ष होते हैं, जिससे हमें हंसी आती है। हिंदी साहित्य में ऐसे उपन्यास लिखने वाले पहले उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। उनका 100 आजन का सुजान, यानी 100 आजन का सुजान सुंदर हास्य रस की रचना है। और देखा जाए तो और भी उपन्यासकार ने हास्य रस प्रधान उपन्यास लिखी है, जैसे जेपी श्रीवास्तव ने भी बहुत से ऐसे उपन्यास लिखे हैं। कहते हैं लतखोरी लाल उपन्यास सर्वश्रेष्ठ है। लतखोरी लाल उपन्यास जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और पांडे वेचन शर्मा उग्र का बुधवा की बेटी भी ऐसी उपन्यास है जो काफ़ी रहस्यमय है, यानी हास्यमय है। और इसके अतिरिक्त सेठ बांके मल, अमृतलाल नागर और उल्लू केशव चंद्र वर्मा और मिस्टर टेलीफोन श्री पांडा और नवाब अल्टकन अरुण आदि उल्लेखनीय हास्य रस उपन्यास के एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने उपन्यासों पर जो चर्चा किया है, और कोई ना कोई उपन्यास आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये विश्वास किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये उपन्यास ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, मन से अगर तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, दिल में थोड़ी भी मदद करने की इच्छा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसके लिंक को लगाना है। और ये बहुत ही आसान है। कहते हैं जो बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा हमें अपना कार्य करना चाहिए, दूसरे के पर हमें आश्रित नहीं होना चाहिए।
इसलिए अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जगह लाइक भी जरूर करें, क्योंकि इससे जो है और भी मुझे मनोबल बढ़ता है आपके लिए वीडियो बनाने का। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका इसमें मनोबल बढ़ेगा कि हर वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो महत्वपूर्ण है और इसमें सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।